व्यापारिक बैंक के कार्य पर हमने चर्चा पहले कर ली थी। अब हम देखते हैं कि भारत में व्यापारिक बैंकों की क्या स्थिति है। तो भारत में व्यापारिक बैंक की शुरुआत 1806 में कलकत्ता में प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना से हुई। बाद में मुंबई और मद्रास में भी, या यूँ कह लें बॉम्बे और मद्रास में, दो और बैंक प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित हुए। इनमें ज़्यादातर पूंजी यूरोपियन व्यक्तियों की थी। 1935 में इंपीरियल बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक बनाया। स्वतंत्रता से पूर्व तक ज़्यादातर बैंक उनके संचालकों की इच्छा के अनुसार काम करते थे। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में 640 बैंक थे और ज़्यादातर बैंक बड़े शहरों में काम कर रहे थे। 1951 में बैंक ब्रांच की संख्या 4100 मात्र थी और कुल जमाएं 9 अरब रुपए थी। समय के साथ साथ व्यापारिक बैंकों का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात व्यापारिक बैंकों की कार्य और अधिक से अधिक व्यक्तियों को इनका लाभ मिले, इसके साथ विस्तार दिया गया। 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम आया, जिसमें कि कंपनियों का बैंकिंग और गैर बैंकिंग कंपनियों में वर्गीकरण हुआ। लाभांश की घोषणा पर कुछ नियंत्रण हुए। नकद रिजर्व बनाए रखने की बात हुई। न्यूनतम तरल संपत्ति अनुपात की बात हुई। बैंकिंग कंपनियों के लाइसेंस की व्यवस्था की गई। बैंकों के काम और कारोबार पर नियंत्रण की व्यवस्थाएं इस अधिनियम में थी। समय के साथ साथ बाद में इसमें संशोधन भी होते रहे। 1969 में 14 भारतीय अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनमें वे थे जिनकी पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क थे कि जनता का बैंकिंग में विश्वास बढ़ेगा, पिछड़े क्षेत्रों में बैंक काम कर सकें, कर्मचारियों को काम की और सेवा शर्तों में सुरक्षा मिले, योजनाबद्ध विकास और समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकों की सहायता मिले। वित्तीय संसाधनों का कृषि और अन्य क्षेत्रों के लिए जो कि अब तक उपेक्षित थे, अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सके। वित्तीय संसाधनों को सभी, विशेषकर निर्धन वर्ग या कमज़ोर वर्ग को भी लाभ मिल सके। राष्ट्रीयकरण के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों
का काफ़ी विस्तार हुआ। बैंक शाखाएं 2017 तक 83,700 से अधिक हो गई। जमाएं जो 1951 में 9 अरब थी, 2017 के अंत तक लगभग 1,11,000 अरब रुपए हो गई। कृषि और लघु उद्योगों को दिया जाने वाला ऋण की मात्रा में वृद्धि हुई। लीड बैंक स्कीम आरंभ की गई, जिसमें कि विभिन्न जिलों के विकास की संभावनाएं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक की मदद ली जाए। भेदात्मक ब्याज दर की स्कीम के तहत अलग अलग क्षेत्रों को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उन्नीस सौ छिहत्तर में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। जिनकी संख्या 2017 तक 196 हो गई थी। इसके पश्चात इनका पुनः विलय शुरू किया गया और इसमें कमी हुई है। बैंकिंग सुधारों से संबंधित विभिन्न समितियां बनाई गई, जिसमें 1977 में दांतवाला समिति, 1991 में नरसिम्हन समिति, 1990 में गोइपोरिया समिति आदि प्रमुख हैं। उन्नीस सौ 91 के पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में नरसिम्हन समिति की पहली और दूसरी रिपोर्ट के अनुसार कई बदलाव किए गए। जिसमें ब्याज दर के ढांचे में बदलाव आया। निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की पुनः अनुमति दी गई और उसी के तहत एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा आदि कई बैंक बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। NPA के संबंध में निर्देश दिए गए। प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कृषि, सिंचाई, लघु उद्योगों के लिए, कारीगरों के लिए या लघु और कुटीर उद्योगों के लिए विशेष सुविधाएं और नीतियां बनाई गई। इसके अलावा गैर बैंकिंग कंपनियों से संबंधित निर्देश भी समय समय पर देते जाते रहे। दो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को
बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया और 2018 तक जनधन खातों की संख्या लगभग 33 करोड़ हो चुकी थी। इसके तहत इससे महिलाओं को, लघु श्रेणी और छोटे उद्यमियों को बैंकिंग क्षेत्र का लाभ मिलने लगा। इस तरह से भारत में व्यापारिक बैंकों के काम में काफ़ी विस्तार हुआ है।